वाक्षी के द्वारा बताए गए विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। तो दोस्तों अब हम अपनी नई कड़ी पे आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अब बैठे हुए हैं एक ऑर्गेनिक फार्म में। अभी गन्ने की हम बात कर रहे थे, वो गन्ने की बात कर रहे थे जिसको केमिकल के साथ में उगाया गया था। हमारे साथ देवेंद्र जी थे और साथ में लोकेश जी ने मार्गदर्शन किया था कैसे इसको हम जैविक खेती से उगा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा एक बार ज़रा साइड में दिखाएँ जो खेत इस वक्त है। दूसरी डायरेक्शन में हम आएँ। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये विवेक जी के पिताजी कांति प्रसाद जी, जिनका हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया, तो उनके द्वारा जैविक खेती जो है वो की गई है। और ये सारे जो खेत आप गन्ने के देख रहे हैं, ये गन्ना जो है ये सारा ऑर्गेनिक गन्ना है जो उगाया गया है। और शुद्ध देसी फार्म के नाम से ये गन्ने का जो गुड़ है वो पिछले साल हमने आपको खिलाया भी था। तो जैसा आप जानते हैं हर जगह पे जहाँ से हम आपको उत्पाद जो भी लेकर आते हैं, हम खेत तक जाने की कोशिश करते हैं कहाँ से वो चीज़ उगी है, तो धरातल पे वो चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ों पे बात रहती है। तो सबसे पहले मैं एक बार कांति प्रसाद जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनिक गन्ने का खेत जिनका है, उनसे थोड़ा सा हम जानकारी लें कि ये करने के अंदर क्या उनके दिमाग में विचार आया, कैसे किया। जब सारा गांव केमिकल खेती कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक खेती इसके अंदर कैसे उन्होंने करी और किस तरीके से उनको थोड़ी सफलता मिली है, उसके ऊपर ज़रा उनसे राय लेते हैं। तो कांति प्रसाद जी, सबसे पहले आपका मार्गदर्शन हम चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के चैनल में। जैसे कि ये सभी प्रकल्प जो है वो आपके माध्यम से किए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये खेत है इसमें अमरूद के पेड़ दिख रहे हैं, पपीते के दिख रहे हैं, गन्ने के दिख रहे हैं, तो क्या इसको पूर्णतः जैविक करने की कोशिश की गई है या कुछ और डालना पड़ा? पूर्णतः जैविक है, प्राकृतिक किया है। प्राकृतिक। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, जैसे देवेंद्र जी को एक मुश्किल समझ में आ रही थी कि बाहर के हम बायो ऑर्गेनिक के अगर कोई जो ऑर्गेनिक के नाम पे उत्पाद मिलते हैं वो लगाते हैं तो कई बार काम ही नहीं करते, तो करेंगे। तो आपको ये सफलता कैसे मिली कि ये जो गन्ने के खेत हैं ये ऑर्गेनिक कैसे कर पाए? आपने कोई ट्रेनिंग ली है इसकी? ट्रेनिंग ली है, मैं करीब 20 साल से इसी के पीछे काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैविक खेती 20 साल से आप 20 कर रहे साल हैं? से थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो खेत का गन्ना हम देख रहे हैं ये कितने कितने सालों से आप ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं इसी खेत के अंदर? इस खेत के चौथे साल है ये चौथा साल है जिसके अंदर यही वाला है। तो खाली यही खेत है जिसके अंदर आप अभी कर रहे हो जैविक खेती? दूसरा है पिछली तरफ गन्ने का, ही है, अगले साल के लिए कर दिया ये है। कितना बड़ा है और वो कितना बड़ा है? एकड़ से फालतू है। 1 एकड़ से फालतू ही है? वो कम है, वो थोड़ा कम है। तो अभी तक आपने इसमें जैविक खेती में क्या क्या उगाया? गन्ना उगाया, इसके अलावा कुछ? गन्ना चल रहा है, गन्ना और अमरूद। गन्ना और अमरूद चल रहा है मेन। ये पपीते के पेड़ अभी लगाए हैं? पपीते के भी अभी लगाए हैं, अमरूद के भी अभी लगाए हैं। अभी लगाए हैं। 2 फसल गन्ने की ले ली पहले। अच्छा, तो ये दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर भी आगे आगे आपको थोड़े पपीते के, केले के, मेरे ख्याल केले का भी है इसमें? केले के पेड़ हैं इसके अंदर। और जैसा बाबूजी ने बताया कि इसमें अमरूद अभी लगाया गया है। और मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक अमरूद हमें आते ही बाबूजी ने यहाँ पे खिलाया। थोड़ा सा कच्चा था लेकिन उसके बाद भी इतनी मिठास थी जो इस वक्त पके हुए अमरूदों के अंदर आपको महसूस नहीं होती। तो जैसा आपने जाना, जो अभी देवेंद्र जी की समस्या थी कि जब भी कोई किसान अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ शिफ्ट होगा, रातों रात एकदम चमत्कार हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे बाबूजी ने आज से कह रहे हैं कि 15-20 साल से थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहे थे और अभी 3-4 साल से आप पूर्णतः जैविक पे आ गए, तो आसानी से आने में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी को, जिन्होंने मार्गदर्शन पिछली वीडियो में किया, क्योंकि देवेंद्र जी का खेत है जिसमें अभी 100% केमिकल डल रहा है, उसको जैविक खेती की तरफ लेकर आना चाहते हैं। आडंबर की कोई बात नहीं, आज से हम बंद कर दें केमिकल, कल से बम्पर प्रोडक्शन ऑर्गेनिक में शुरू हो जाए, ये हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो लोकेश जी से एक बार समझते हैं। देवेंद्र जी यहाँ पे अगर कोई मन में प्रश्न होगा तो उनसे समझते जाएंगे और ये हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि केमिकल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट होना ये रातों रात का कोई चमत्कार का काम नहीं है। शायद लोकेश जी इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन कर सकें। लोकेश जी ग्राहकों का और देवेंद्र जी का मार्गदर्शन करें किस तरीके से जो हम धीरे धीरे केमिकल से। सभी को नमस्कार। हाँ जी सर, आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तब खेत पे गए थे, आप केमिकल के बारे में आपने बताया था कि ये केमिकल डालते हैं और तब भी जो हमारी फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती जी। एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। सबसे पहली बात है, खेती को जानना जरूरी है। हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़मीन है और हम उसको माँ मानते हैं जी। सबसे पहले इसी शब्द में ये बताओ कि उसमें कितनी जान है। अगर माँ मानते हैं, शुरुआती दौर में मैं कहूँगा पहले हमारी पिटाई हुई, खेत में हम गए और हमने वहाँ पे पेशाब अगर कर दिया तो हमारे चाचा ने, पापा ने, हमारे जो सांटे होते बैलों का लगे थे वे लगते थे। आज मैं मानता हूँ कि बहुत सारे किसान इस तरह नहीं करते, माँ नहीं मानते। ट्रैक्टर खड़ा किया, सबसे पहले वो फ्रेश होते हैं और तब कहते बीज पपेट दर में उसको बो दिया। सबसे पहले खेती को जानना जरूरी है। सिंपल सी है कि आपने देश की सेवा की,
अब धरती माँ के लिए काम करेंगे और आपका मेरा मिलने का मकसद ये है कि समाज का एक आईने के रूप में आप काम करें। तो आप उस दिन आपने कहा था कि ठीक है मैं शुरुआत करूँगा, मैं आपको 10 एकड़ या 20 एकड़ के लिए बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना करूँगा कि आप अपने घर में जो भी बाज़ार से चीज़ आ रही हैं और खेतों में पैदा होती हैं, वे सारी की सारी चीज़ें आप अपने खेत से लेके आएँ। लोग कुछ भी कहें उसको छोड़ दो आप क्योंकि दिक्कत लाभ और हानि में होती है, जब लाभ हानि की बात ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भ्रांति होती है, ज़्यादा अलग अलग जानकारी लेंगे। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने कोशिश की और मुझे दिक्कत आई। घर वालों ने मुझे ये कहा, जब मैंने देसी गेहूँ बोए और एकदम केमिकल छोड़ के प्राकृतिक पे गए तो प्रति क्विंटल 1 बीघा निकले थे हमें जी। और कटाई भी घर से गई थी और घर में गालियाँ मिली थी। आपके साथ ऐसा ना हो, जो गलतियाँ मैंने की, जो समय मैंने लगा, आपको ना लगाना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी धरती माँ को पोषित करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूर चाहूँगा, मैं सर से चाहूँगा कि जो खाद है ये, यानी कि खेत की जो रसोई है, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, उसको भोजन देना पड़ेगा। आज धरती माँ भूखी बैठी है। आप इधर आ जाओ जी। अगर धरती माँ भूखी ना हो, हेल्दी आदमी को रोग नहीं आते, हेल्दी फसल को रोग नहीं आते। अगर हेल्दी को रोग आने शुरू हो जाते तो सारे जंगल खत्म हो जाते, सारे जंगली जानवर मरने शुरू हो जाते। प्रकृति से जो अलग हुआ उसको दिक्कत आई, प्रकृति से जुड़ा रहा उसको दिक्कतें कम आई। तो सबसे पहले आपको धरती माँ के लिए भोजन तैयार करना, उसके लिए एक रसोई आप बनाएं। तो मैं 4-5 तरह के आपके खाद के बारे में बात करूँगा। घनजीवामृत बनाना, आपको कंपोजर से खाद बनाना, हरी खाद बनानी और पत्तों की खाद बनानी, सूखी खाद की। आज तो बहुत ज़्यादा इतनी टेक्निक है कि आप पता नहीं कितने तरह के खाद बना सकते हो। तो आपको जो फोकस करना, फसल के ऊपर नहीं करना, आपको 90% ज़मीन के नीचे काम करना, ज़मीन से ऊपर काम नहीं करना। ऊपर के लिए तो दुनिया कर रही है। और जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपका टाइम घट जाएगा। जो ज़मीन 7 साल में 5 साल में ठीक हो रही थी, आपकी दूसरे साल से ही वो प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने खेती बताई थी, 4 तरह से है। थोड़ा समझाने वाली बात है कि रासायनिक खेती आप छोड़ रहे हैं तो जैविक पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आना है। एलोपैथिक जो ज़्यादा खा रहा है और आयुर्वेद पाएगा तो दिक्कत होगी। तो उसको भी यही करना कि एलोपैथिक धीरे धीरे कम करो और आयुर्वेद पे ज़्यादा आना शुरू करो। तो वही काम आपको ज़मीन के साथ करना, क्योंकि धरती माँ बीमार है। जब आप उसकी डोज देनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले भूमि संस्कार करना आपको। और मैं इसमें कहूँगा कि इस साल, इस सीजन में आप पूरा का पूरा फोकस उस पर करें, कोई फसल की बात ना करें। सॉरी। उसके बाद में जो भी बीज बोएं आप, वो बोने का समय राइट होना चाहिए आपका, क्योंकि पौधे को हवा चाहिए, धूप चाहिए, नमी चाहिए और मिट्टी चाहिए। अगर वो टाइम पे देंगे तो ये सारा कुदरत है वो कर देगी। तो बीज संस्कार करके ही बोएं, कोई दवाई लाने की आवश्यकता नहीं है। बीजामृत बना ले, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और चूना, उसका घोल बना के उसके ऊपर आप कोटिंग कर लें। आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक दाना सूखा हो, गीला हो, सब जगह जमेगा। 99% आपका जमाव होगा। तो भूमि संस्कार, बीज संस्कार अगर आपने कर लिया तो 50% खर्चे मेरे अनुभव के आधार पर कम हो जाएंगे आपके। इसकी कोई रेशो भी रहेगी या किसी रेशो में भी? नहीं, रेशो इसकी अच्छा 5 बीघे के लिए 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 50 ग्राम चूने का घोल बना लो पहले दिन। और अगले दिन उस पर कोटिंग कर दो, या उसको टब में डाल के, पानी डाल के और पूरा बोरा उसमें डुबो दो, उसमें सारे पे कोटिंग हो जाएगी। और छाया में सुखा के फिर शाम के टाइम आज उसकी बिजाई कर दो। चिड़िया कौवे भी नहीं लगेंगे। हालांकि मैं गलत कह रहा हूँ, प्राकृतिक खेती में उनको भी खाना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ बचाव ये भी होता है, चींटियाँ खींच के ले जाएंगी। तो ये 2 अगर आपने काम कर लिया, आपके खेत को अलग ही एक जर्मिनेशन मिलेगा। तो 500 ml जो आपने सबसे पहला जो हमारा भूमि संस्कार में वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लग रहा था, 2-2 शीशी, तो वो कम से कम जो है आप समझो 300 ml तक का वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम बचा लेंगे, जो लोकेश जी ने कहा है वो काम कर लें। तो क्योंकि इन पे जो प्रेशर है, इनके पड़ोसी का, रिश्तेदार का, घर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अगर यूरिया डीएपी एकदम हटा दिया इनको तो घर में लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई होने के कारण क्या होगा कि वो ये कहेंगे मैं खेती करता नहीं, तुम ही कर लो। सही बात, सही बात। और जिस दिन इनकी ये समझ में आ गई कि अपनी धरती माँ को बचाने के लिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ये छोड़ेंगे नहीं, कोई कितना भी मना करे। सही बात। क्योंकि खेती का एक पूरा सिद्धांत है,
सिद्धांत में ये है कि भूमि संस्कार होगा, बीज संस्कार होगा, सिंचाई का सिद्धांत होगा। हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा रोग ज़्यादा पानी की वजह से आते हैं। दूरी का सिद्धांत होता है। अभी आप 3 आदमी 4 पे बैठे हैं, 4 आदमी और अगर बैठ जाएं तो क्या होगा, आप उठ कर खड़े हो जाओगे। क्या पौधों के लिए चाहिए नहीं हवा पानी के लिए? वो भले ही बच्चा हो, लेकिन जब अपनी उम्र पाएगा तो जगह चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिएगा। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो दूरी का सिद्धांत नहीं, निकाई गुड़ाई, कोई भी चीज़ कुदरत में बिना मतलब के पैदा नहीं होती। बस ये है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। खरपतवार हमारी ज़मीन पर मल्चिंग करते हैं। ज़्यादा जो रोशनी होगी, ज़्यादा प्रकाश होगा, धरती में नमी बराबर बनाए रखने के लिए वो मल्चिंग का काम करते हैं। लेकिन आज अंग्रेजी खरपतवार हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए और उसके लिए अंग्रेजी दवाइयाँ ज़्यादा चलनी शुरू होगी। कभी चिंतन करके देखना धरती के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आया। सही बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आयशा ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करके गेहूँ की बिजाई करा लेंगे? नहीं हो पाएगा जी। क्यों? बैलों से नहीं होती थी पहले। बैलों से होती थी, अब आइसर से भी नहीं फार्म होती। ट्रैक चाहिएगा, फार्म ट्रैक 555 चाहिएगा। जी बिल्कुल आयशा को वापस कर दोगे आप, जी। वो भले ही सस्ता भी ले, बिल्कुल। क्योंकि ज़मीन बंजर होगी। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा किसान के सामने 4 बड़ी समस्या बहुत भयंकर रूप में आ रही है। ज़मीन तेज़ी से बंजर हो रही है, वाटर लेवल बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, और इन सब के बाद जहर भरी फसल खाने को मजबूर हैं। सही बात। बिल्कुल। पानी के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। जी। पौधों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए। इसलिए मेड की जो सब्जियां हैं, मेड की जो खेती है वो ज़्यादा होती है। आप नाली के किनारे किनारे आप देखें, गन्ना हमेशा तकड़ा होगा, जी। पानी आया और चला गया। और जहाँ पानी भरा होगा वहाँ गन्ना या गेहूँ कुछ भी होगा वो कमज़ोर होगा। तो यहाँ मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप धरती माँ, तो इस साल कम से कम मेरे कहने पे जी। आप धरती माँ को पोषित करें, और उसके लिए है गाय का गोबर। बिल्कुल। और वो गोबर आपका ज़्यादा नहीं, प्रति क्विंटल 1 बीघा यूज होता है, जी। और 3 बार आप उसकी डोज बना के डालें। अगर आप केमिकल भी कर रहे हैं तो मेरी गारंटी पे 50% कम कर देना। ठीक, धीरे धीरे नशे की आदत आप 3 साल में कवर कर लेंगे, अपनी ज़मीन का कार्बन बढ़ा लेंगे और ज़मीन की पीएच वैल्यू को ठीक कर लेंगे। और जैसे ही ये हो जाएगी, जीवाणु खेती करते हैं आप और हम खेती नहीं करते। जी। अगर जीवाणु खेती ना करते तो जंगल और मेड 2 चीज़ आपके हमारे सामने है, जी। इन पे कुछ भी पैदा ना होता। हाँ। ये समय पैदा होते हैं, समय पे मरते हैं। एक एग्जाम्पल और देंगे, सरसों का आपने देखा होगा, हमने इस साल सरसों नहीं बोई, लेकिन सरसों जमाती है, हाँ। और जबकि और भी फसल बोई। तो वनस्पति में अपने आप में ताकत है, जो कुदरत की चीज़ें हैं उनमें सब में ताकत है, सिर्फ पहचानने की बात है। हमारी परेशानी का मूल कारण क्या है? हम बाजार आधारित खेती करना शुरू कर दिया। जब तक हम बाजार आधारित हैं तब तक हम इस मकड़ जाल से बाहर नहीं निकलेंगे। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं, आज दवाइयों के रूप में हो तो जो स्प्रे मशीन थी हमारी हाथ की थी, फिर बैटरी की आई, हाँ। और बैटरी के बढ़ते बढ़ते आज बड़े बड़े टैंकर हैं। बड़े बड़े टैंक। आपके गांव में भी होंगे। जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ, जब हाथ की मशीन थी तो ज़मीन ज़्यादा होगी, हाँ। और 40-50 साल में ज़मीन के टुकड़े कितने रह गए? ट्रैक्टर पहले छोटे थे, आज बड़े हो गए। ट्यूबवेल पहले दूर दूर होती थी, आज ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट जरूर आएंगे, और रिजल्ट की मैं आपको बताता हूँ, आपके भी ध्यान है, मेरे भी ध्यान है। पट्टे की ट्यूबवेल को ख़त्म होने में 4 साल से ज़्यादा नहीं लगे। अगर होदी खुदी हमारे यहाँ हाँ। तो ढांग गिरनी शुरू होगी, लोग मरने शुरू हो गए थे, तो समरसेबिल शुरू हो गए थे। हाँ जी। और जिस तरह पानी निकल रहा है बराबर, तो ये देश के लिए भी हित में नहीं है, हमारे लिए हित में नहीं है, समाज के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल है। और एक समरसेबिल आने वाले टाइम में अगर ये फेल हो गए, कराने के लिए 10-20 लाख रुपए लगेंगे। क्या एक सामान्य परिवार कर लेगा? नहीं कर पाएंगे। तो बारूद के ढेर पे हम बैठे हैं। तो प्राकृतिक खेती को इसलिए हमें जरूरी है। सॉरी, आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़मीन रातों रात ठीक नहीं होती। अपनी ज़मीन करने के लिए फिर बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये जरूर, और ये खाद आज आप मैं बनवा के आपको दिखा दूंगा। ठीक। ठीक है, कोई भी फसल, मिश्रित फसल अगर आप बोएं तो और ज़्यादा बेहतर होगी, एक दूसरे को पोषण दे। जैसे गेहूँ और मेथी अगर आप साथ लगा लें, गेहूँ चना साथ लगा लें। अच्छा। किसान 90% समस्याओं पे बात करता है, समाधान पे अगर बात करनी शुरू कर दे तो किसान से बड़ा आज के टाइम में किसान और भगवान 2 ही हैं। सही। बाकी तो सफ़र पूरा कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं जो भी हैं, लेकिन कुदरत से बारिश में वही भीगता है जो आनंद वो लेता है बारिश का, जी। धूप का और सर्दी का, वो दूसरा लोग वो नहीं ले कोई पाते। दूसरा नहीं लेता। सही बात। और वो कुदरत की देन है, वो
वही झेल पाता है उनको। तो आपका कोई सवाल हो गेहूं के बारे में, गन्ने के बारे में, मैं कोशिश करूंगा प्राकृतिक रूप से कैसे करें। बस एक चीज़ कहूँगा, दवाइयों कीड़े से घबराने वाली बात, आप कोई की काम करना, कंट्रोलर पे काम करना, किलर पे काम नहीं करना। जी लोग कीड़ा आने के बाद स्प्रे करते हैं, आप कीड़ा आने से पहले स्प्रे कर लें। गन्ने की जो स्टेज है, फरवरी से और सितंबर तक परेशानी रहती है, जी आप प्रोडक्शन कर लें उससे पहले। हाँ। और बहुत सारे हैं, 10 पर्णी है, नीमास्त्र है, लस्सी है, ये सारे के सारे आपके और हमारे घर में हैं। इनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, उसको आप ले लें और बनाना शुरू करें। 1 एकड़ से शुरू करें। जी 1 एकड़ में आपको जो रिजल्ट आएंगे 2 से 3 साल के अंदर, आप पूरे खेत में आप रोल मॉडल के रूप में यहाँ पे खड़े हो जाओगे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे जान सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बताने की। सवाल तो बस एक तो मुझे ये खाद बनानी बता देना, मतलब ये जो- बता दूंगा मैं, ये भी बता जो- दूंगा मैं आपको। जो मुझे धरती माता की किचन है वो बता हाँ, देना कि किचन का कैसे- सेटअप आप कैसे कर लो। सेटअप करना उसके है लिए उसका। 3-4 ड्रम लियो, जी उसमें हम नीम, भांग, धतूरा, आका, प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, ये सारे हम इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करेंगे। जी इनका हम क्या करेंगे, ठीक ठाक फसल पे स्प्रे करेंगे कीड़ा आने से पहले। तो कीड़ा मरेगा तो नहीं, लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि मित्र कीट आज हमने केमिकल से मार दिए। मित्र कीट अगर हमारे खेत में होंगे तो शत्रु कीट को वो अपने आप ही करेंगे, वो काम हमारा नहीं है, फिर वो कर लेंगे। तो मांसाहारी हमारा मित्र कीट है, शाकाहारी हमारा। दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेंगे, मैं सिर्फ ये आपको सिंपल से सिंपल तरीका, क्योंकि काम बहुत हैं, जी जी उनको फेस करते हैं हम भी, सिंपल से सिंपल तरीके से आप करो, मैं आपके साथ हूँ। एक लेआउट बना के काम करो, समय पर बुआई करो, छोटी सी वो ट्रेनिंग है वो दे देंगे। रही बात ये प्रोडक्ट की, ये सौरभ है और इन्होंने ऑर्गेनिक कंपनी में मेरे से सलाह ली, फिर इसने काम करना शुरू किया, ऑर्गेनिक कंपनी में राजस्थान में काम करना शुरू किया और इन प्रोडक्ट को यूज़ किया। ये सर्टिफाइड है एपीडा से भी। बाकी इसकी जानकारी सौरभ जी दे सकते हैं। सौरभ जी बताएं थोड़ा सा। ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ में जो है आपने एक चीज़ समझी होगी, बहुत लोगों ने, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक क्लिप शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था, राजीव दीक्षित जी कह रहे थे कि अगर जैविक खेती कर दी जाए तो जो ये केमिकल वाली खेती है इससे लागत तो मिलेगी अपने को कम और प्रोडक्शन मिलेगी ज़्यादा। वो देखते ही हम उत्सुक हो गए। हमने कहा भाई राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं तो इसका मतलब तो जैविक खेती पे रातों रात हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब लागत कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए। राजीव दीक्षित जी जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बात को भी आप समझने की कोशिश करिए जो लोकेश जी आज बताना चाह रहे हैं। भाई दवाइयों के साथ में, अब वही एग्जाम्पल ले लीजिए, सुबह से शाम तक आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और सेहत ख़राब कर रहे हैं। अब वहीं पे आपको कह दिया जाए भैया जामुन करेला सुबह पी लो और शरीर जो है अपना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो तो आपका शरीर ठीक हो जाए, लागत हो गई कम और शरीर हो गया आपका स्वस्थ ज़्यादा। लेकिन ये रातों रात हो सकता है क्या? तो बात ये है जो लोकेश जी कहना चाह रहे हैं, इसमें किसान की समझदारी चाहिए, एक सामने मार्गदर्शक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कांति प्रसाद जी हैं, जैसे लोकेश जी हैं, जिन्होंने पहले प्रयोग करके देख चुके हों किस तरीके से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो धीरे धीरे करके करी जाती है, कैसे उसमें अगर प्रोडक्शन कम है तो उस पर कैसे फोकस किया जाए। कोई भी हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं है कि बाज़ार से उत्पाद लेकर आए, आपने छिड़क दिया और रातों रात आपका गन्ना जो है ऑर्गेनिक तरीके से खड़ा हो गया। अगर ऐसे खड़ा हो सकता तो आज पूरा देश ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो चुका होता। ऑर्गेनिक का मतलब, प्राकृतिक की मतलब जो सही मायनों में माने वो तपस्या है, वो आपकी साधना है, अपने खेत से प्यार है। ये उसी तरह की रिसर्च है जैसे हम नॉर्मल पढ़ाई करते हैं। और जो लोकेश जी बताना चाह रहे हैं, जब तक आप इस सब्जेक्ट को किसान समझदारी से नहीं समझेगा, बिल्कुल लागत कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन इसको 100 के 100% किसान हैंडल कर लें ये आसान नहीं है। इसीलिए ये टीम बनाकर कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र जी और विवेक जी के जो भी खेत हैं उनके अंदर ये प्रयोग किए जाएं और कोशिश की जाए धीरे धीरे ऑर्गेनिक और प्राकृतिक को इकोनॉमिकल भी कर दिया जाए और अन्न का उत्पादन भी हो जाए। सौरभ जी आपसे जानेंगे, जो उत्पाद आपने बनाए हैं, जो पिताजी की सहायता से आपने जाने हैं और उनका मार्गदर्शन भी रहा है, थोड़ा सा बताएं ये क्या चीज़ है और ये कैसे मदद करेंगे। अगर इसमें जो भी हम अगर केमिकल बेस्ड खेती है उससे अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो कैसे ये किसानों की थोड़ी मदद कर सकते हैं जिसमें वो बाहर निकल सकें। क्योंकि अभी देवेंद्र जी ने बताया बाज़ार के उत्पाद ऑर्गेनिक ला के लगाते हैं लेकिन वो रिजल्ट तो दिखाते नहीं जी। तो क्या ये मदद कर पाएंगे और कितने हद तक मदद कर पाएंगे? लोकेश जी और सौरभ जी आप प्लीज़ बताएं इसमें। सर पहले मैं बताना चाहूँगा, जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स है ये पहले हमने किसानों को देने से पहले खुद यूज़ करके देखे हैं ताकि हम सर्टिफाइड देख सकें कि इनके रिजल्ट्स है या नहीं है। और पिताजी ने भी काफ़ी जगह ट्राई करवाए तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। कुछ मैंने इसको थोड़ा टेक्निकल पढ़ने की कोशिश करी
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, जो जैविक ऑर्गेनिक्स के सर्टिफिकेशन करती है, उसके माध्यम से ये सभी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। एक अगर एक्सपोर्ट में आपको प्रोडक्ट्स भेजना है तो उसके लिए एनपीओपी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एनपीओ से भी सर्टिफाइड है। बहुत नैनो टेक्नोलॉजी की होने की वजह से इन प्रोडक्ट्स के 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट हमारे आ जाते हैं। ओके। कुछ टाइम मैंने इस कंपनी के अंदर काम किया था राजस्थान हरियाणा में, तो बेसिकली वहाँ पर कॉटन और हमारा धान और गेहूँ होता है, तो वहाँ पर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो अभी हम किसानों को एक अल्टरनेट देते हैं, क्योंकि एकदम से अगर वो केमिकल से जैविक पे आएंगे तो समझ नहीं पाते या ट्रेनिंग लेने में टाइम लगता है, तो उसकी जगह हम उनको ये ऑप्शन देते हैं। जैसे बात करें कि हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट में अगर आप करें तो एक रूट रक्षक करके प्रोडक्ट है और एक साथ में आपका एंटी फंगल करके प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट्स को आप मतलब सीड को ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग डोज के हिसाब से। जैसे गेहूं में ये 1-1 ml लगती है। गन्ने में जब आप बीज काट के रखते हैं तो या तो किसी आप स्प्रे कर सकते हो किसी चीज़ के माध्यम से, या फिर अपना होदी के अंदर बीज डाल के कर सकते हो। खास बात यह है कि हमारी मित्र फंगस को नहीं मारती, ये हानिकारक फंगस को ख़त्म करती है और साथ में कंट्रोल करती है। इसी प्रकार जैसे तो इसकी कोई मात्रा है जिस मात्रा में मिक्स कर ले और कैसे स्प्रे करें? हाँ सर, इसकी जैसे मैंने गेहूं और धान के अंदर बताई है, तो बीज पे चढ़ाने के लिए 1-1 ml लगेगा उन पर। 1 ml कितने पानी में डाल दें? बीज के ऊपर लगता है सर, बेसिकली बीज के ऊपर 1 ml है। वो पानी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो जैसे आपने कहा कि होदी के अंदर हम बीज का पूरा वो डाल दें, कट्टा अगर डालेंगे जी, तो वो 1 ml को पानी में मिक्स करें या किस चीज़ में मिक्स करें? लीटर अगर गेहूं का बीज है तो 10 ml उसमें डालना है और पानी आप अपने हिसाब से लगा दीजिए ताकि वो कोटेड हो जाए। अच्छा, कोटिंग के लिए चाहिए? कोटिंग बस के पानी? लिए तो बेसिकली 10 ml का बेसिकली कोटिंग होनी चाहिए, मिनिमम पानी जितने में वो 10 किलो जो आपका कवर हो जाए बीज। कवर हो जाए। बस। जैसे अगर शुगर केन की गन्ने की बात करें तो उसमें आप टंकी में डाल लीजिए ताकि वो स्प्रे हो जाए, तो उस हिसाब से इसके आप डोज बना सकते हो। ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि ये जमाव बिल्कुल अच्छा देते हैं। उसी टाइम फिर आप इसकी ज्यादा स्प्रे या कम स्प्रे से कुछ नुकसान? इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है सर। अगर ज्यादा स्प्रे हो जाए तो नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं। यहाँ तक कि जैसे हम लोग किचन गार्डनिंग में घरों में जो सब्जियां उगाते हैं, सब्जियों में करवाते हैं, तो आप सुबह स्प्रे करके शाम को हार्वेस्ट कर सकते हो वेजिटेबल्स वगैरह। तो किसी भी प्रकार सेफ है कि वो खाई भी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद जब आप बुआई करें तो आप ऑर्गेनिक पीजीपी करके हैं। इसकी खास बात यह है कि एक तो ग्रोथ प्रमोटर है, साथ में फंगीसाइड भी है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रूट का। जब जड़ें नहीं नीचे डेवलप होती तो आप ऊपर कुछ भी राशन पानी देते रहो तो वो नहीं लेता, तो ये रूट डेवलपर भी है। तो डीएपी के साथ अगर आप केमिकल्स में आ रहे हो तो 50 किलो डीएपी आप 25 किलो डीएपी ले लीजिए और 1 एकड़ में 2 किलो आप इसको डाल लीजिए। मतलब धीरे धीरे डीएपी को जब हम कम कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल थोड़ा किया जा सकता है। ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो केमिकल का तो समझ में आता है कि वो हार्मोन्स देते हैं और उससे ग्रोथ होती है जी। तो ये प्राकृतिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर क्या चीज़ है? ऐसी क्या इसमें डाल दिया जिससे वो नेचुरल ग्रोथ होने लग जाए? कुछ ऐसा स्टडी जैसे हमारे यहाँ पे भी केला खड़ा हुआ है या बेल होती है, तो ये पोटास के सोर्स है बहुत अच्छे। इनसे पोटास तैयार है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कॉपर होता है, ऑर्गेनिक पोटास होता है, जिंक होता है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक माध्यम से ये मिनरल निकाले। तो फिर एक तरह से केमिकल क्रोमियम या कॉपर की जगह पे ऑर्गेनिक कॉपर और ऑर्गेनिक क्रोमियम हम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीजें जो जमीन का पीएच वैल्यू मेंटेन करता है। पीएच वैल्यू इससे मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ भी विश्वास बनता है। हाँ सही। तो इसे हम बुआई के टाइम डाल सकते हैं, हम पहले पानी पे भी डाल सकते हैं, और आप किसी भी फसल में या सब्जियों वाली फसलों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें हमने ये चीज़ समझी कि अभी अगर इसको हम दूसरे संदर्भ में समझें, अभी तक अगर कोई इंसान शरीर के अंदर केमिकल कैल्शियम डाल रहा है, एक होता है कैल्शियम की गोली बाजार से डाल ली, अब सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो सबसे अच्छा तो क्या है कि अगर देसी गाय का दूध मिल जाए जिसमें नेचुरल कैल्शियम हो तो हड्डी को मजबूत करे। लेकिन रातों रात आप उस गोली को छोड़कर दूध पे शिफ्ट होगे तो एकदम शरीर में काफ़ी परिवर्तन आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप कैल्शियम की गोली की जगह पे ऐसी गोली खाइए जो सहजन के पत्तों के पाउडर की बनी हो, जिसमें प्राकृतिक कैल्शियम हो, और धीरे धीरे आप दूध पर आना शुरू कर दें। तो एक तरीके के जो भी आपको अभी यहाँ प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं वो है केमिकल से, अगर आप प्राकृतिक, जैसा लोकेश जी ने कहा, इनकी भी शायद जरूरत ना पड़े अगर इंसान अपने हाथों को इतना अभ्यस्त हो जाए कि नेचुरल गोबर से, गोमूत्र से और उन सारी चीज़ों से ही अपनी खाद बनाने लग जाए। लेकिन हर किसान उस तरह नहीं कर पाएगा, तो बीच में थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके लिए ये जो है प्रोडक्ट्स मदद करेंगे। हैं जी, पुल का काम करता है। हाँ, पुल का काम करेगा बिल्कुल। उसके बाद सर जैसे हमारी फसल पे फंगस आ जाती है, फंगस का मैं आपको बताऊं,
प्लांट पे जब 80% फंगस आ जाती है तब अपन को पता चलता है। सही और बात। फंगस की दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो किसान नहीं करता, या तो फंगस हमारे बीज में होती है हम्म, या हमारी जमीन के अंदर है। तो हम्म, अगर उसी टाइम हम उसे ट्रीट करके सही चले बात। तो 90% तक फंगस कंट्रोल हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया था कि ये बीज उपचार में भी आप यूज करोगे, उसी तरह से एंटी फंगल, ये एक ही प्रोडक्ट सभी प्रकार के फंगस के लिए काम करता है। अगर केमिकल में जाए तो हर केमिकल की अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, लेकिन अपने लिए इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंगल प्रोडक्ट 2 ml पर लीटर की डोज का स्प्रे होगा और एक ही प्रोडक्ट सभी फंगस पे काम करता सभी है, फंगस है, चाहे जमीन में हो चाहे बीज में हो, कहीं पर भी कहीं हो। पर भी हो। तो इसका स्प्रे कब करना होता है या कैसे करना होता है? फंगस आने से पहले, जैसे सर ने अभी बताया कि हमने जैविक के अंदर जब जाना है तो हमने वो करना है कि फंगस आने से पहले इन चीजों के स्प्रे करने तो हैं, ये फसल के ऊपर जब वो पौधा निकलने लग रहा है या स्प्राउटिंग जब हो रही है तभी करना शुरू तब कर दें? करना स्टार्ट कर तो सकते एक बार तब कर दें, एक बार बड़े होके कर दें तो ठीक आ जाएगा। फंगस का जो टाइम है वो मौसम चेंज होने के Change। हिसाब से आता है। जी 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 जी। अब दिन में गर्मी होगी, रात को ठंड होगी, हाँ, तो तो फंगस का परिवर्तन होगा तो फंगस आएगा। हाँ जी। हाँ जी जी, समझ गए। जी। तो इस- उसके बाद सर हमारे इसमें एक दिक्कत आती है जिसको मैं बताऊँ, सफ़ेद मच्छर कह देते हैं, हरा तेला आता है, जो मच्छर आते हैं, ये माइटी के नाम से प्रोडक्ट आता है। मच्छर, तेला, माइट्स, थ्राइप्स, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ है तो अकेला प्रोडक्ट जब आप स्प्रे करोगे तो ये उसको कोटेड कर देगा, मारेगा नहीं, तो वो उस पर बैठेंगे नहीं क्योंकि उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बेसिकली उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उनको चाहिए थी और वो वहाँ से उठकर चले जाएंगे या वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार ये एक तरह से हमारा जैविक में भी काम करता है। इसका भी स्प्रे किया जाएगा? इसका भी 2 स्प्रे ml 1 लीटर 2 ml पर लीटर। पर लीटर के हिसाब जी। से। ठीक है जी। उसके बाद फल फूल के लिए, हम्म, अगर आप फल फूल के लिए जाना चाहें तो एंजल जा सकते हैं, जैसे इसमें पोटास है और साथ में ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी, तो फल फूल के लिए आप एंजल को इसको यूज़ कर सकते हो। जब फूल है उसके ऊपर हम स्प्रे कर अगर दें आप तो फल आना। फूल जब है आप स्प्रे करोगे तो होता क्या है कि बहुत बार फूल आते हैं, टूटने लगते हैं, वो हम्म, नहीं रुक पाते, तो उस टाइम आप स्प्रे कर सकते हो। फल पे स्प्रे करोगे तो जो नेचुरल टेस्ट है उसका ये मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। खुश है। हाँ जी। नेचुरली इसमें ये जो एंजल है, फूल आने से 10 दिन पहले, माइक माइक। नहीं, फूल आने से 10 दिन पहले हमें एंजल हो या कोई दूसरी चीज़ हो स्प्रे कर देना चाहिए। फूल आने से 10 दिन पहले। जी। ठीक है। खास तौर से फंगस के, और फली बनने के 10 दिन बाद भी हमें करने चाहिए। उससे लाभ क्या होता है हमारा? सरसों का फल है हमारा, सरसों में फूल आएगा, 400 फली हैं, मौसम ख़राब होगा, ध्यान होता नहीं उस टाइम, सही बात। फंगस आएगा, चेपा रोग आएगा, लगभग 50, 100, 150, 200 तक तो वहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा। हाँ, उसके बाद फली बनने के बाद में आंधी तूफान भी आता है उस टाइम। सही बात है। अगर हम पहले से ये प्रोडक्शन कर लें, हमारी फलियाँ सुरक्षित हों और फूल सुरक्षित होगा तो फलियाँ भी अच्छी बनेंगी, और उसमें बीज की जो मात्रा है वो तो अच्छी होगी, साथ में तेल की मात्रा भी अच्छी होती है। आलू है, जैसे मान लिया पुष्प अवस्था जब हो तो आलू के ऊपर भी लग सकता है, इसमें ये नहीं होगा कि आलू में फूल नहीं आ रहा है। सही बात। गन्ने में भी यही बात है। तो उस अवस्था पे एंजल का, इसमें पोटास है, पोटास वाली चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। ये कंपोस्ट का बताओ। सर ये इसके बारे में बताना चाहूँगा। ओनम कंपोस्ट के नाम से ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने खुद बनाया है। बेसिकली ये हमने पूसा ICR दिल्ली के माध्यम से बनाया है और इसमें 8 बैक्टीरिया हैं, जिनमें से मैं कुछ के नाम जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, एजोबैक्टीरिया जैसे। और जब आप इसको खेत में यूज़ कर सकते हो तो उस टाइम आप DAP कम कर सकते हो, साथ में यूरिया कम कर सकते हो, और जितना भी हमारे खेत में राशन पानी ऑलरेडी पड़ा है ये उसको एक्टिवेट कर देता है। अगर मैं इसे बीज उपचार के अंदर की बात करूं तो आधा एकड़ में से आप इसका बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो 1 किलो के पैकेट से। ओके। तो ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी सभी फसलों के अंदर, और DAP यूरिया को स्टार्टिंग तौर पर धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर सकता है। बहुत सही। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं मानना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत काम किया। जी जी। ओनम नाम दिया मैंने, 8 सिद्धियाँ हैं इसमें, 8 देवी शक्तियाँ किसानों के लिए। 8 तरह के जीवाणु फंगस हैं, मित्र फंगस, जो खेत को सबसे पहले ज़मीन का pH लेवल ठीक करता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ाता है। ड्रिलिंग के रिजल्ट मैं आपको वीडियो से दिखा दूंगा, बहुत ज़बरदस्त है। बीज उपचार में मैंने इसको इस्तेमाल किया। अब जो घर में वेस्टेज है, मतलब पैसों को कन्वर्ट करना किसान अगर सीख जाए, सही बात। इसी एक से जीवन भर खाद बनाता रहेगा। जितना भी वेस्टेज है उस वेस्टेज पे जिक्र, उसकी वीडियो है मेरे पास, वो आपको भेज दूंगा। बिल्कुल। उससे खाद बनाता रहेगा, उसको मात्रा बढ़ा के आप इस कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। जब जीवाणु 90 दिन तक भी खाद नहीं बनाते तब जाके नई सिरे से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। किसान की ज़मीन का pH वैल्यू जितनी जल्दी बढ़ जाएगा, कार्बन जितनी जल्दी हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स में आ जाएगा और उसकी जो फसल की क्वालिटी होगी वो अपने आप में ज़बरदस्त होगी।
तो ये जानकारी जहाँ तक मुझे थी मैंने आपको दी। आपका कोई सवाल फिर भी हो आप मेरे से कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, इससे जो हमारे नॉर्मल उपभोक्ता हैं वो ये समझ पा रहे हैं। देखिए, टेरेस गार्डनिंग के ऊपर मैं वीडियो का लिंक दूंगा जो भाई साहब के मार्गदर्शन में बनाई गई थी। हम लोग जो आम लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर के अंदर जब तक किसान की समस्याओं को समझेंगे नहीं, तो वहाँ बैठे हुए टिप्पणी करना बड़ा आसान है, अरे भैया चीज़ उगा लो हम ले जाएंगे। अब आपको समझ में आ रही है, पैसे से केवल चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी। समय ऐसा आएगा मिट्टी बंजर हो जाएगी तो फिर उसमें से, धरती में से कोई ना कोई तो चाहिए ना अन्न निकालने के लिए। तो अपने घर के अंदर एक तो प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर में टेरेस गार्डन बना सकते हैं, जिसके लिए एक टेरेस गार्डन किट है जो सौरभ भैया ने बनाई थी, उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अपने घर के अंदर 10 गमलों के अंदर पुदीना, धनिया, जो ऐसी ऐसी चीज़ें वो तो कम से कम उगानी शुरू करिए। उसके लिए सौरभ भैया ने एक बहुत अच्छी किट बनाई हुई है, वो हम आपको अभी जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे। आपसे सबसे निवेदन है, अगर आप नॉर्मल उपभोक्ता हैं तो अपने घर के अंदर 10 गमलों में जो सब्जियां खुद अपने घर में उगा सकते हैं, वो सौरभ भैया के मार्गदर्शन में एक तो वो उगानी शुरू करिए। जो किसान भाई हैं जो आज ये देख रहे होंगे, उनको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल खेती से हम जैविक खेती पे कैसे आराम आराम से शिफ्ट हों। बहुत सारे इस वक्त देश के अंदर प्रकल्प चल रहे हैं जो जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोकेश जी, कुछ आपको ऐसे नाम कुछ हों ध्यान में, जो हों प्रबल, या कांति प्रसाद जी आपको कुछ ध्यान में हो जहाँ पे लोग जा सकते हैं जो केमिकल खेती कर रहे हैं, सीख सकते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में? जगह हो रही है तो जगह काफ़ी जगहों पे बहुत जो जगह कैंप हो चल रही रहे है, हैं। हाँ। लोकेश जी, सही है कैंप्स में कहीं पर भी अगर प्राकृतिक खेती सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आज के टाइम में प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्राम हो रहे हैं गोष्ठी जी। हो रही है उसमें गोष्ठी लोग बेमन से भी जाते हैं, मन वाले भी जाते हैं। जी जी जी। लेकिन जब संख्या कम रह जाती है तो प्रोग्राम भी खत्म कर लेते हैं। प्रोग्राम भी खत्म कर लेकिन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें आज के टाइम में रोल है। जी 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 जी। यानी कि एक बेस्ट टाइम है किसानों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पत्ती पराली वाली बात थी, सही बात। मैसेज देना चाहूँगा मैं। हाँ, प्रदूषण किसान से भी ज़्यादा नहीं होता, दूसरी बहुत सारी वजह है, सही मैं उस बात। चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पत्ती के लिए हमको कल्चर वगैरह यूज करा जा रहा है, तो उससे क्या बढ़ेगा? कार्बन ही बढ़ेगा, जीवाणु सही बात बढ़ेंगे। है, सही बात है। तो पहले तो बड़ा मुश्किल था, आज तो आसान है। हाँ जैसा। इसके अलावा खादीग्राम उद्योग है, हम्म वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। हम्म। प्राइवेट भी है, कुछ लोग जो एफपीओ हैं वहाँ भी है। हमारे यहाँ बात। जब प्रोग्राम होगा मैं जरूर आपको इनवाइट करूँगा, आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह थोड़ा सा बस इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, और जैसे जैसे आप सीख लेंगे, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इसको पढ़ाई मान लो। हाँ, जितना भी आप जानते हैं आज तक जानते हैं, लेकिन आगे के लिए आप जरूर इसकी कॉपी बना लो। एक सही बात। सुनी हुई बात कुछ टाइम याद रहती है, आपके फार्मूले जैसे मैंने बताया, तो वही चीज़ जो सिद्धांत एक पौधे का है वो सब पौधे का है। सही बात है। वो अरबों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, वे सिद्धांत सारे काम करेंगे। और आप इससे शुरुआत करिए, मैं पूरी तरह आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और एक फौजी सच्चा होता है, वो देश के लिए भी, समाज के लिए भी, और परिवार के लिए भी। बहुत सुंदर। तो जैसा लोकेश जी ने अभी बताया, देखिए हम जो उपभोक्ता हैं, जो नॉर्मल ग्राहक हैं, दूर बैठे हुए हैं, अपने घर में 10 गमलों के अंदर जो किट सौरभ भैया ने मंगवाई है वो मंगवाकर अपने घर में जो सब्जियां पॉसिबल हो सकें उनको उगाना शुरू करें। एक बार अनुभव करके देखें कि सब्जी उगती कैसे है बिना केमिकल के, पता तो चले। हम सबको टेरेस गार्डनिंग का अगर समय मिलता है तो इसको करना शुरू करें। जो किसान भाई हैं वो लोकेश जी का मैं नंबर दूंगा, सौरभ जी का नंबर दूंगा, उनसे अगर संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। जितना, क्योंकि समय का अभाव रहता है उनके पास, तो हम कोशिश करेंगे जो देवेंद्र जी के खेत में जो भी कार्य हो रहा हो उसको ट्रांसपेरेंसी से आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ में आप अपनी यात्रा को थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। जैसा लोकेश जी ने और कांति प्रसाद जी ने कहा, तब लोकेश जी तो नहीं थे, कांति प्रसाद जी ने तो इधर उधर से सीख कर ही पूरा खेत आपके सामने, पूरा ऑर्गेनिक खेत तैयार कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो अपने हाथ से प्रयास करेगा, जिसमें मन में प्रबल इच्छा होगी, वो केमिकल की मात्रा से बाहर भी निकलेगा, खुद भी अच्छी चीज़ उगाएगा और लोगों के लिए भी अच्छा अन्न उगाने में कामयाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के अंदर जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे वो हम पूरे करने में कामयाब हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद सभी प्रोजेक्ट्स को मिलता है। शुद्ध देसी फार्म में विवेक जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने गांव के अंदर लेकर आए और देवेंद्र जी से मिलवाया। देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जो उनके मन की इच्छा थी और वो जो अब संघर्ष शुरू करने वाले हैं उसमें उनको जल्द से जल्द जो है उनको जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैं लोकेश जी का और सौरभ जी का करूँगा। शामली से आए हैं, आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ से शामली से विवेक जी कितना किलोमीटर होगा अंदाजा? 90 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करके सिर्फ यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि एक चीज़ के अंदर कोई केमिकल खेती अगर कोई किसान कर रहा है और जैविक खेती की तरफ उनको ला सकते हैं तो कम से कम हम उनको लाने का प्रयत्न करें। और कांति प्रसाद जी तो हैं ही सबके लिए रोल मॉडल, क्योंकि इस पूरे गांव के अंदर इक्का दुक्का ही किसान है जो जैविक खेती इस वक्त करते हैं, और उनमें से आपका जो है ये प्रकल्प रहा, जो 4 साल पहले का आप जो फार्म देख रहे हैं वो सब अच्छा है। इसी तरीके से अगर मिलजुल कर परस्पर प्रेम भाव रखते हुए हम सब बंधु अपने अपने दायित्व को अच्छे से निभाने लग जाएं तो हम समृद्ध भारत का सपना देखने का हक भी रखते हैं, और इस दिशा में आगे भी बढ़ने के लिए हम सब लोगों को लगता है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।